हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ 11th अकाउंट्स और चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो चलो आज ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। पहले ट्रायल बैलेंस का मीनिंग बताता हूँ मैं। ट्रायल बैलेंस का अगर बुकिश लैंग्वेज में मीनिंग देखने जाए ना, उससे पहले मैं तुमको ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं वो बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस है ना इसलिए बनाता है कि हमने जो जर्नल और लेजर किया हुआ है वो परफेक्टली है, मतलब सही किया हुआ है कि उसमें कुछ मिस्टेक किया हुआ है। अगर तुमने जर्नल एंट्री प्रॉपरली किया होगा, लेजर पोस्टिंग भी प्रॉपरली किया होगा, तो ट्रायल बैलेंस लेजर पोस्टिंग के बाद ही बनता है और ट्रायल बैलेंस फिर टैली हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया मतलब तुमने जर्नल लेजर ऑलमोस्ट सही किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का मैं मीनिंग बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ मीनिंग, उसको सुनना। मीनिंग, तो इट इज अ स्टेटमेंट। ये कोई लेजर नहीं होता है, जर्नल एंट्री भी नहीं करनी होती। इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। इसको प्रिपेयर करने के लिए है ना, लेजर का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस चाहिए। प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं लेजर अकाउंट। और क्यों बनाता है, तो टू टेस्ट या टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि तुमने जो अमाउंट लिखा है वो सब सही है कि गलत है। ठीक है, टू टेस्ट या चेक द अरिथमेटिकल accuracy of the books of account, accuracy of the books। ठीक है, ओके। एक्चुअली पहले है ना, हमको स्टेप बाय स्टेप जाए ना, तो पहले जर्नल एंट्री सीखा हमने। ठीक है, फिर जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखा, और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो आज सिखाने वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको मैं जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा ही सिखाता हूँ एक बार। ठीक है, दो एंट्री का। चलो, जैसे मैंने पहले जर्नल के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि 2024 अप्रैल 1 को, ठीक है, अगर बोला है कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक है, ये कह रहे हैं। दूसरा उसने बोला है कि भाई परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। और अप्रैल 3 को बोला है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000। ठीक है, मान लो ये 3 क्वेश्चन है। इसको बोले कि तुम जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर पोस्टिंग करो और उसमें से ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो कैसे करते हैं, 1 बाय 1 में सिखाता हूँ। चलो ठीक है, तो पहले मैं तुमको जर्नल बता देता हूँ। इसका जर्नल का तुमको याद होगा फॉर्मेट, याद है जर्नल का फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लिखते हैं, लेजर फोलियो। ठीक है, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। राइट, अब मान लो पहली एंट्री है 2024 अप्रैल 1 मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है ना, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। कितना? तो 50,000। राइट, अब इसका नरेशन लिख देना, बीइंग मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बीइंग मिस्टर ए, नरेशन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन का ही पार्ट होता है। बीइंग लगा के पूरा क्वेश्चन भी लिख दोगे तो भी ऑलमोस्ट राइट रहता है। बीइंग मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हो गया। चल, अब सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश।
गुड्स खरीदा, कैश दिया। तो अगर इसकी जर्नल पूछे तो पता होगा सबको कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स आया और कैश गया। अब इतना तो याद होगा ना कि गुड्स खरीदो तो परचेज वर्ड लिख दे, पर कोई फर्नीचर, मशीनरी या कोई अदर एसेट्स खरीदो तो उसका नाम लिख दे, मशीनरी टू कैश, फर्नीचर टू कैश। तो गुड्स खरीदा है ना, इसलिए परचेज वर्ड लिख सकते हैं। तो परचेज टू कैश कितना, तो 30,000। चलो ये भी हो गया। नरेशन लिख देना, क्या, बीइंग गुड्स परचेज और कैश। फिर 3 तारीख को क्या क्या बेचा, तो बेचते हैं ना तो क्या होता है, कैश आता है और गुड्स जाता है। तो उसकी एंट्री हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख देते हैं 40,000 में गुड्स बेचा। ठीक है, ये हो गया जर्नल। अब तो बोले कि लेजर बनाओ, तो इससे लेजर कैसे बनता है ना वो देखो, तुमको मैं लेजर बनाना सिखा देता हूँ। कितने लेजर बनेंगे बता, देखो एक कैश अकाउंट बनेगा, ए अकाउंट, फिर परचेस अकाउंट 3, और इसमें से सेल अकाउंट 4। कैश तो सब में है, तो एक बार बना दोगे तो बार बार बनने की जरूरत नहीं। तो ये तुमको है ना, मैंने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। इतना टफ नहीं आता ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस इज वेरी इजी चैप्टर, छोटा सा ही समझना होता है, बस तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये मीनिंग भी एक्सप्लेन करो। देखो अभी जैसे लेजर करना है, मेरे को लेजर बनाना है, तो अब मैं पहले बनाऊंगा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। ओके, अब ये लेजर में भी इस तरफ डेबिट होता है और इस तरफ क्रेडिट होता है। फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, और यहाँ पे होता है जेएफ। जैसे इसमें एलएफ होता है ना, उसमें जेएफ होता है। फिर इधर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अब मेरे को कैश अकाउंट बनाने के साथ साथ ए अकाउंट बनाना है, तो मैं ऐसे बीच में ए अकाउंट बना देता हूँ। तुम प्रॉपरली करना, अभी मैं इसमें ऐसे लिख के बता देता हूँ, मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या करना है, तो परचेस अकाउंट बनाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ परचेज अकाउंट। और लास्ट बना देता हूँ सेल्स अकाउंट। ये हो गया सेल्स अकाउंट। अब ये सब समझ जाना, ये सब डेट है, पर्टिकुलर एलएफ, सॉरी जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब चलो लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। लेजर पोस्टिंग में पहले लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, राइट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे अपने इस तरफ, 2024 अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे, टू मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट 50,000। और ए कैपिटल में क्रेडिट साइड इस तरफ लिखेंगे 2024 अप्रैल 1 को बाय कैश अकाउंट। हो गया, देखा, ऐसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर परचेज टू कैश, बोलो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड इधर 2024 अप्रैल 2 को क्या लिखेंगे, इधर टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड इस तरफ 2024 अप्रैल 2 को बाय परचेज अकाउंट 30,000। और ये कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में अप्रैल 3 को लिखना है इधर टू सेल्स अकाउंट 40,000। और सेल्स अकाउंट में इस तरफ लिखना 2024 अप्रैल 3 को क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 40,000। मान लो ये 3 एंट्री है, तीनों की लेजर पोस्टिंग से दिया। अब इसको क्लोज करने का, क्योंकि बैलेंस निकालना है ना, क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। तो मेरे को अब लेजर का बैलेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं बैलेंस, सिंपल, दोनों साइड का टोटल करो, किस साइड ज्यादा है, बोलो इधर 90 तो इधर 30, तो इधर ज्यादा है ना, तो जिधर ज्यादा हो वही टोटल करने का, 90 नीचे डबल लाइन, फिर यही 90 इस तरफ भी लिखने का, और फिर बताने का कि 90,000 कैश आया जिसमें से 30,000 का खर्चा किया, तो बचा कितना,
वो यहाँ पे 90 में से ये 30 माइनस करके 60, और फिर यहाँ पे रहा है इस पर रूल लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिखना होता है। जैसे ये तो मैंने आधी ही एंटर बताई, अप्रैल में वैसे 30 अप्रैल लास्ट होता है, तो यहाँ पे 30 अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हो गया कि क्लोजिंग बैलेंस। बट अभी हुआ नहीं, इसको ब्रॉट डाउन भी करना पड़ता है। अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई 1 को लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, ठीक है। ऐसे लेजर का बैलेंसिंग करते हैं। अब जैसे ए कैपिटल का बैलेंस करना है, पहले चेक करो किस साइड ज्यादा है, एक ही तरफ है तो वही ज्यादा होगा, तो वो लिख दो इधर टोटल 50,000, यही सेम टोटल यहाँ पे लिखो 50,000। कुछ माइनस करने को है क्या इधर, जैसे इधर था 30 तो माइनस क्या था, इधर कुछ नहीं है, तो सेम अप्रैल 30 को लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दोनों साइड पे भी आ सकता है, पूरा 50,000। अब ये जो लिखा है ना बैलेंस कैरिड डाउन, इस तरफ भी लिखेंगे अपने, जैसे इधर मई 1 को ब्रॉट डाउन किया ना, वैसे मई 1 को बाय, इस तरफ क्रेडिट साइड लिखना, हमेशा बाय करके लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। परचेस अकाउंट क्लोज करना है, किस तरफ ज्यादा है, इसी तरफ अमाउंट है, तो टोटल 30, सेम टोटल यहां लिखना 30, और फिर यहाँ पे भी कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो 2024 अप्रैल 30 को लिख देना इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000, ठीक है। और फिर इस तरफ मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। समझ में आ रहा है कैसे क्लोजिंग करते हैं, टोटल करने का, वही ज्यादा जो टोटल है वही दोनों साइड लिख के, जिस तरफ कम है उस तरफ माइनस करके जो बचे वो बैलेंस, कुछ नहीं हो तो वो जो टोटल है वही बैलेंस बचेगा। चलो अब इसमें किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ, तो टोटल 40,000, ठीक है, यही 40,000 इधर टोटल, यहाँ पे कुछ है बैलेंस नहीं है, तो अप्रैल 30 लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन 40, पर खाली कैरी डाउन से नहीं होता, ब्रॉट डाउन भी करना होता है, इधर हुआ ना अप्रैल, तो इसके बाद इस तरफ लेके आना टोटल के नीचे, इधर मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। देख लो, ये तो मैंने तुमको सिखाया कि कैसे क्वेश्चन में से जनरल बनता है, फिर जनरल में से लेजर बनता है। अब लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो मैं इस तरफ लिख के दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन रब कर देता हूँ, देख लो, इसको लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो, फोटो खींच लेना। अब मैं इसमें से तुमको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है लेजर में से। अब मेन पॉइंट तुम्हारा अभी चालू हो रहा है ट्रायल बैलेंस का टॉपिक, अभी तक तो पिछले चैप्टर का रिवीजन करा है, जर्नल, जर्नल से लेजर कैसे बनता है। अब ट्रायल बैलेंस, तो देखो हेडिंग लिख देने का, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2024। हम ऐसे मानते हैं कि ट्रायल बैलेंस है ना एंड ऑफ द ईयर बनता है, एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। जैसे ट्रायल बैलेंस आप 6 महीने में भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो, बट मोस्टली ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होता है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर ही हम चेक करते हैं कि सारी एंट्री सही है कि, ठीक है। तो कैसे बनता है, तो उसका फॉर्मेट देखो, उसका फॉर्मेट पहला होता है सीरियल नंबर, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है LF, फिर होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये लगता है थोड़ा थोड़ा और जर्नल एंट्री जैसा ही फॉर्मेट है, देख लो, खाली डेट के बदले में सीरियल नंबर होता है। यहाँ डेट क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेली रिकॉर्ड होता है, ये जर्नल का मतलब होता है डेली ट्रांजेक्शन। और ये यहाँ पे डेट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि रोज थोड़ी रिकॉर्ड होता है, साल के एंड में रिकॉर्ड होता है, तो एक बार डेट लिख देने का इधर, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, लिख दिया फॉर्मेट। अब क्या करें, जर्नल से लेजर नहीं बनाते, अरे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, लेजर से बनाते, तो ये रहा लेजर। अब लेजर में कितने सारे अकाउंट है, देखो, कैश अकाउंट, ए अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये चारों अकाउंट लिखते हैं अपने, तो देखो 1 2 3 4 चार अकाउंट लिख दिया। अब वो जो है ना सारे अकाउंट, उनका नाम लिख लेगा। यहाँ पे है तुमको पर्टिकुलर भी कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट, कि जितना भी अकाउंट बनाया ना उसका हेडिंग क्या है, हेडिंग। तो इसका पहले वाले का क्या है, कैश अकाउंट,
ए कैपिटल परचेज और सेल्स, तो लिख दो इधर पहले का कैश अकाउंट, दूसरे का मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट, या खाली कैपिटल अकाउंट भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर परचेज अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट। अब इधर लिखेंगे क्या, सीरियल नंबर बना दिया, ये तो 4 थे तो 4 हेड ऑफ अकाउंट भी लिख दिया, बट इसमें अमाउंट क्या लिखे, तो अमाउंट है ना भाई ये सब कुछ नहीं, जो बैलेंस होता है ना ब्रॉड डाउन बैलेंस वो लिख लेगा। कौन सा बैलेंस, ब्रॉड डाउन। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है 60, मतलब कैश में अपने पास 60,000 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है, और वो 60,000 किस साइड है, बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट, तो ये 60,000 लिखना है पर डेबिट कॉलम में लिखना 60,000 हो गया। जैसे ये ए कैपिटल, ए का ब्रॉड डाउन बैलेंस किधर, कैरी डाउन मत लेना, ब्रॉड डाउन ये रहा, कितना है 50,000, किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखना 50,000। अभी भी नहीं आया, यहाँ देखो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन किधर है, ये रहा, किस साइड है, डेबिट साइड है, कितना है 30,000, तो परचेज अकाउंट में डेबिट कॉलम में लिख देना 30,000। अब देखो एक और है सेल्स, सेल्स में ब्रॉड डाउन किधर है, ये कैरी डाउन है, ये रहा ब्रॉड डाउन, तो मे 1 वाला ब्रॉड डाउन कितना है 40,000, क्रेडिट साइड है ना, तो इसको क्रेडिट साइड लिख देना, कितना है 40,000, बस हो गया। अब इसको टोटल करो, अगर तुमने जर्नल और लेजर सही किया होगा ना तो दोनों टैली हो जाएगा। चलो देखते हैं, परचेज का कितना बैलेंस है भाई 30,000 है, 30, तो 60 प्लस 30 90, ये टोटल है, और इधर 50 प्लस 40 90, सही है, तालियां। चलो तो ये तो तुमको मैंने बताया कि कैसे बनता है, बट सरप्राइजिंगली तुम्हारे लिए एक सस्पेंस, सस्पेंस का एक बहुत अच्छी बात तुम्हारे लिए, तुमको जर्नल भी नहीं करना है, लेजर भी नहीं करना है, अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस भरे हो। अब तुमको सोच रहे हो सर ये ट्रायल बैलेंस का फिर बैलेंस कहाँ से मिलेगा, तो डोंट वरी, हम लोग तुमको बैलेंस पहले से ही दे देंगे कि कैश का इतना बैलेंस है, परचेज का इतना बैलेंस है, कैपिटल का इतना बैलेंस है, सेल्स का इतना बैलेंस है। तुमको क्या करना है, सारे नंबर डालो, सारे लेजर लिख दो, बस खाली डेबिट लिखोगे क्रेडिट, इसके लिए तुमको ध्यान रखो। अब उसको भी इजी करने के लिए मैं तुमको कुछ रूल्स बता देता हूँ, ताकि ये सब झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वो रूल फॉलो करो और अप्लाई करो। चलो तो ये रब कर दो। चलो तो जैसे कि मैंने बोला था कि इतना सारा तुमको नहीं बनाना है, तुम्हारे लिए एकदम सरप्राइज है कि तुमको बैलेंस ऑलरेडी निकाल के दिया ही होगा, बस तुमको खाली उसको फॉर्मेट बना के डेबिट अमाउंट को डेबिट कॉलम में डाल दो, क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट कॉलम। बट उससे पहले मैं कुछ रूल्स बताता हूँ ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, बेसिक रूल्स, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा। रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सब है ना प्रीमियम कंटेंट है, तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। कोई नहीं कोई नहीं, चलो देखो रूल्स, ऐसा रूल्स कोई बताता नहीं है। चलो देखो क्या करने का पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, तुम्हें वो टाइप्स ऑफ अकाउंट तो सिखा ही होगा ना, जिसमें पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल तो याद ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन, बस वही रूल्स है, उसमें कुछ और एडिशन किया हुआ है हमने। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, एसेट्स एंड ड्राइंग, एसेट और ड्राइंग हो तो उसको डेबिट करना, और क्रेडिट ऑल इनकम गेन लाइबिलिटी एंड कैपिटल, कभी भी ये सब दिखे तो उसका अकाउंट क्रेडिट कॉलम में डालना, ठीक है। चलो रूल नंबर 2, ऑल रिजर्व प्रोविजन एंड फंड्स आर क्रेडिटेड, जितने भी रिजर्व होंगे, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, या कोई भी फंड हो, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी फंड, सारे रिजर्व फंड सब क्रेडिट होते हैं, बिकॉज ऑल दिस आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, गेन में से ही क्रिएट होता है, तो इनकम क्रेडिट होगा तो ये सब भी क्रेडिट ही होगा, बट एक्सेप्ट वन पॉइंट, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इसको डेबिट करते हैं, बाकी सब क्रेडिट, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2।
रूल नंबर 3 में 2 पार्ट बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कि क्वेश्चन में ना तुमको कभी ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? या तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वर्ड लिख के देंगे पूरा, नहीं दिया होगा तो डेट लिख के देंगे, जैसे ये 1 अप्रैल 23, ये 31 मार्च 24, ऐसा। तो डेट से भी पता चल जाएगा। 31 मार्च 24 का है अगर स्टॉक, जिस दिन ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस दिन का स्टॉक है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसके 1 साल पहले का हो तो ओपनिंग स्टॉक। तो जो दोनों स्टॉक दिया होगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड लिखना, बट क्लोजिंग स्टॉक की नो एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मत लिख। इस साल नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सर कभी नहीं आती एंट्री, आती है, इस साल नहीं लिखना। लेकिन यही जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। 1 अप्रैल 24 का जब तुम चालू करोगे ना लेजर, तो उसमें इसके अमाउंट को एज ए ओपनिंग स्टॉक लिखना, तो नेक्स्ट ईयर वो रिकॉर्ड होगा, इसलिए इस साल नहीं लिखना, अगले साल लिखना। दूसरा ऑप्शन बी, दिस और दिस, क्वेश्चन में दोनों नहीं होंगे, या तो ये कंडीशन होगी खाली ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखना, क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं लिखना, ठीक है। और दूसरा एक कंडीशन आता है कि क्वेश्चन में है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देते हैं, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद अगर ओपनिंग स्टॉक लिखा हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो या इवन परचेजेस लिखा हो, पता है सिर्फ ये एक पॉइंट आ जाने से क्वेश्चन में, ये नहीं है तो ये रूल फॉलो करते रहना, परचेज है तो डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक नो एंट्री, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। बट अगर ये क्वेश्चन में दे दिया तो ये पूरा रूल चेंज हो गया। क्या चेंज हो जाता है पता है? ये कॉस्ट है, कॉस्ट एक्सपेंस होता है तो वो तो डेबिट ही होगा, डेबिट, तो इसको तो डेबिट करना डेबिट कॉलम में। बाकी जैसे इसमें कैसे था ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग नो एंट्री, इसमें उल्टा हो जाएगा, ओपनिंग नो एंट्री और क्लोजिंग डेबिट, और परचेज भी नो एंट्री, इसमें परचेज होगा तो एंट्री लिखना। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? तो उसके लिए तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लो ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो देखो ये क्या हो गया, 90 प्लस 10,000 कितना हुआ, 1,00,000 माइनस 20, 80,000 हुआ। तो ये जो 80,000 है ना, उसमें परचेज और ओपनिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड ही है, और ये मैंने एक्सक्लूड किया, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड ही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इसलिए वापस ओपनिंग स्टॉक और परचेज मत लिखना, नहीं तो डबल एंट्री हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूड होता है इसलिए उसको डेबिट कर देना, वो इंक्लूड हो जाएगा। चलो सिर्फ इतना रूल याद रख लो, बोलो याद रहेगा। पहला रूल क्या, डेबिट क्या क्या करना है, ऑल एक्सपेंस लॉस एसेट ड्रॉइंग, क्रेडिट ऑल उसका उल्टा, इनकम गेन लाइबिलिटी कैपिटल। दूसरा कोई भी रिजर्व प्रोविजन फंड हो सब क्रेडिट, बट एक्सेप्ट वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये बहुत ही रेयर आता है, बट आ जाए तो ध्यान रखना कि डेबिट करना होता है, एक ही ऐसा प्रोविजन। बाकी स्टॉक का रूल है, क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट लिखना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मत करना। लेकिन पूरे सम में स्टॉक की एंट्री करने से पहले देख लेना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दिया, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो बहुत अलर्ट हो जाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो वो तो आएगी डेबिट साइड, बट फिर उसमें ये रूल इंटरचेंज हो जाता है, इसमें जैसा ओपनिंग की एंट्री डेबिट थी और क्लोजिंग की नो एंट्री, इसमें ओपनिंग की नो एंट्री हो जाएगी, क्लोजिंग की डेबिट। बाकी परचेज की भी नो एंट्री, कोई बोला परचेज की क्यों नो एंट्री, इधर तो कुछ बताया नहीं, तो भाई परचेज की न्यू एंट्री, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना, एक्चुअली ये फॉर्मूला तुमको समझने के लिए, खाली ये फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, खाली इतना ही याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे होगा और सम कैसे करते हैं वो देखो, देखो तुमको मैं यहाँ पे सम नंबर 1 लिख के दिखाता हूँ, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कब बनाना है, तो एज एट 31 मार्च 24 को,
अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा मैं तुमको लिख देता हूँ इधर। वो लोग ने ऑलरेडी लेजर का बैलेंस दिया होगा। चलो भाई मेरे पास बुक है, उसमें इसमें देख देख के तुमको वैल्यू लिख देता हूँ। ये रहा रूल, ये रहा क्वेश्चन, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो इधर मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, रूल्स फॉलो करके अगर करेंगे तो 1 बाय 1 फटाफट हो जाएगा। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुमको अगर खाली ट्रायल बैलेंस का बेसिक ही समझना है ना फटाफट, तो यहाँ से ही वीडियो देखो, यहाँ से ही सारा रूल कवर हो जाएगा। चलो देखो, पहले क्या करेगा, ये जितने भी है 19 अकाउंट, वो पहले 19 के 19 अकाउंट लिख दो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करो। फर्स्ट कैश अकाउंट, 5-5 का स्लॉट समझाता होता कि तुमको इजी समझता है। सेकेंड मशीनरी अकाउंट, थर्ड परचेज अकाउंट, फोर्थ डेटर्स, फिफ्थ कैरेज इनवर्ड। ठीक है, चलिए 5-5 का सिखा दो। अब ये इसका अमाउंट पता है मेरे को, अब वो अमाउंट डेबिट में लिखो कि क्रेडिट में लिखो, उसके लिए ये रूल है। तो देखो कैश जो है ना, मतलब सारे मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी कवर्ड अंडर दिस रूल ओनली। जैसे कैश क्या है, एसेट है, तो डेबिट में आएगा उसका बैलेंस, खत्म। तो 4100 डेबिट में लिख दे, इधर डैश। मशीनरी क्या है, एसेट, उसका भी डेबिट में 25,000। परचेज क्या है, एक्सपेंस, उसका अकाउंट भी डेबिट में 66,200। डेटर्स क्या होता है, एसेट होता है, डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख के डेटर्स, तो डेटर्स भी एसेट होता है, उसका भी इधर 24,300। कैरेज इनवर्ड, अब देखो कैरेज क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। ट्रक से गुड्स मंगाते हैं ना, ट्रक तो ऊपर देखा ना कैरेज लिखा रहता है, कैरेज, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड, दोनों एक्सपेंस ही होता है, दोनों डेबिट ही होगा। इनवर्ड मतलब खरीदते टाइम का खर्चा, आउटवर्ड मतलब बेचते टाइम का खर्चा। बेचते टाइम भी हम लोग ट्रांसपोर्ट अरेंज हमारी तरफ से कर देते कितनी बार, तो वो, तो कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड है, एक्सपेंस आएगा तो डेबिट साइड ही। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 10 एंट्री तक लिख के तुमको समझाता हूँ। तो कैरेज आउटवर्ड, बोलो 700 रुपए किधर आएगा, डेबिट। सेवेंथ वेजेस, वेजेस क्या है, एक्सपेंस, किधर आएगा, डेबिट, 17,500। फिर रेंट एंड टैक्स, अब कोई बोलेगा सर इसमें क्या पता रेंट रिसीव है कि पेड है, तो देखो रिसीव होगा तो रेंट रिसीव वर्ड लिख के देंगे, या तो ब्रैकेट में वो क्रेडिट लिख के देंगे, ऐसा तो समझ जाना रेंट रिसीव। कुछ नहीं लिखा रहा तो ये रेंट समझना पेड है, एक्सपेंस। हमारा कोई शॉप रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, हम तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे मानते हैं, तो हमने फैक्ट्री रेंट पे लिया हुआ तो उसका रेंट है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं लिखा है रिसीव या क्रेडिट, तो अज्यूम इट इज पेड, तो रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा, और बाजू में टैक्स लिखा उससे तो आइडिया आ जाएगा टैक्स हमको थोड़ी मिलेगा, हम गवर्नमेंट थोड़ी, हमको भरना ही पड़ता है। तो ये 8वीं एंट्री रेंट एंड टैक्स 5300 बिट डेबिट में। 9th एंट्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता था, जिससे हमें गुड्स उधार में लिया था, उसको पैसा देना बाकी था, लाइबिलिटी हुआ कि नहीं क्रेडिटर, तो लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिटर क्रेडिट में लिखना उसका अमाउंट 17,000। अब ये डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है। जैसे मेरे को किसी से 10,000 रुपए लेने थे, या डेटर है 24,000 लेने हैं, 24,300, तो बोला चल तू 300 रुपया तेरे को डिस्काउंट, बस मेरी तरफ से 24,000 ही दे दे, तो 300 रुपया अगर हम डिस्काउंट देते तो हमारा लॉस होता है, तो लॉस है तो डेबिट। डिस्काउंट अलाउड होगा ना तो डेबिट लिखना, ऐसे डिस्काउंट रिसीव भी आता है कभी भी, रिसीव्ड हो तो इनकम क्रेडिट, अभी अलाउड है तो 10th नंबर में इधर डिस्काउंट अलाउड और 1200 रुपीज डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ये दोनों भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, कितने लोग कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज किया हुआ गुड्स खराब निकल गया तो हम वापस देते हैं ना जिससे खरीदा उसको, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने किसी को गुड्स बेचा, वो हमें रिटर्न कर रहा है, खराब हो गया गुड्स या कोई भी रीजन, उसको एक्चुअली सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो देखो परचेज कैसे बताया था, डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न है ना क्रेडिट होता है, इतना इतना रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। तो यहाँ पे 11th रिटर्न आउटवर्ड, उसका अमाउंट है 2400 क्रेडिट। परचेज का उल्टा, परचेज किया था एक्सपेंस था, अब वो रिटर्न कर दिया मैंने तो उतना खर्चा घट गया, मतलब प्रॉफिट हुआ एक तरीके से। वैसे इस रिटर्न इनवर्ड
सेल्स रिटर्न होता है वो, रिटर्न इनवर्ड मतलब अपना सेल्स कम हो जाता है, सेल करते हैं ना, देखो आगे आएगा सेल्स, सेल्स क्या तो इनकम होता है। अब इनकम हुआ था पर किसी को गुड्स बेचा था उसने रिटर्न कर दिया तो हमारी इनकम घट गई, इसलिए लॉस हुआ एक तरीके से, इसलिए डेबिट हो गई। तो 9600 डेबिट, ये याद रखना है। 13 कैपिटल क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटी सब क्रेडिट होता है, देख लो। तो कैपिटल इधर लिख के 30,000 क्रेडिट। फिर 14 ड्राइंग, ड्राइंग देखो ये रहा डेबिट। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कि आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं ना वैसा, तो ड्राइंग डेबिट में लिखना 6300। फिर 15 नंबर है बैंक लोन। अब बैंक से लोन लिया हो ना तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है ना बैंक लोन। अगर कभी यहाँ पे लिखा ना लोन टू, देखो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो थोड़ा तुमको याद नहीं रहेगा। जैसे कभी तुमको दिया हो ना कि लोन टू ए या बी, टू ए मतलब हमने किसी को दिया, तो हम देते हैं ना किसी को तो वो एसेट होता है, तो डेबिट होना चाहिए वो, पर यहाँ नहीं हो, ये अलग से बता रहा हूँ। अभी ये लोन लिया हमने तो लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट। फिर लोन लिया और यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो भाई लोन लिया है तो ब्याज देंगे, तो हमारा एक्सपेंस होगा, इसलिए वो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा 1500। अब आया 17। अच्छा इसमें एक पॉइंट तो दिया ही नहीं मैंने, मान लो ऐसे लिखा होता है इधर 20 में क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपया, ठीक है आगे आएगा। चल अभी आया ओपनिंग स्टॉक, बोलो ओपनिंग स्टॉक आया ना तो उसको लिखने से पहले चेक कर लेने का कि सब में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, होगा तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, नहीं होगा तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। तब देखो देर तक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है क्या, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है नहीं है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट ये। तो ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे क्या, यस किधर लिखेंगे डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देना 26,200 डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक 26,200 डेबिट। और सेल्स, सेल्स तो क्या होता है इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट में। सेल्स कितना है सेल्स, तो 1,28,700। फिर 19 क्या है, डिस्काउंट रिसीव, थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, डिस्काउंट अलाउड हो तो डेबिट, तो डिस्काउंट रिसीव हो तो इनकम हुआ ना, तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम हुआ क्रेडिट। एंड व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, नो एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं लिखना क्योंकि ये वाला रूल अप्लाई है। बस कितना इजी सम, बस इसका आप टोटल करते हैं, टोटल करेंगे दोनों साइड टैली हो, मतलब हमारा सम सही है। तुमको एक दो पॉइंट और इधर लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रहे। देखो कभी भी इन्वेस्टमेंट दिया हो ना, इन्वेस्टमेंट